प्रोसेसिंग एंड रिकवरी। सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिकवरी। ठीक है। तो इसमें तो दो तरीके हैं, एक है फिजिकल प्रोसेसिंग, एक है फिजिकल प्रोसेसिंग। अब फिजिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग या सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन किया जाता है। इसमें फिजिकल प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन का अर्थ क्या है, सॉर्टिंग वेस्ट। ठीक है। तो इसमें तो सिंपल सा बात है, क्या निकाला जाएगा, बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकलेबल, इनको हटा दो सॉर्टिंग के दौरान, बाकी को भेज दो। ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं मटेरियल रिकवर री फैसिलिटीज, मटेरियल रिकवर फैसिलिटीज, MRFS। ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड प्लांट्स बनाए, प्लांट्स मतलब वो पौधा वाला प्लांट्स, तो इंडस्ट्री वाला प्लांट्स की बात चल रही, तो अगर इंडस्ट्री वाला प्लांट्स में बात करते हैं, ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं जो कि रिकवर करते हैं, जैसे कि अगर मैं लोहा का फैक्ट्री बोल दूं, लोहा मेल्ट करके, डिस्कार्डेड लोहा को मेल्ट करके उसे पिघला के फिर वापस लोहा बनाया जा सकता है। तो वैसे चीजें जो कि रिसाइकेलेबल मटेरियल से वापस तुम्हारा क्या कर सकता है, उस चीज को निकाल सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसकी जरूरत बोली जा रही है। वैसे फैक्ट्रीज को मटेरियल रिकवरिंग फैसिलिटीज है। ठीक है। तो इसमें मैनुअल मैकेनिकल सॉर्टिंग दोनों होता है। जैसे कि आयरन को निकालने के लिए क्या करोगे, तुम चुंबकीय शक्ति को यूज करोगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करोगे। तो इसमें मैनुअल और मैकेनिकल दोनों तरीके की सॉर्टिंग होती है, मैनुअल और मैकेनिकल सॉर्टिंग दोनों तरीके की होती है। ठीक है। अब मैकेनिकल सॉर्टिंग जो मैंने यहाँ पे समझाया कि जो मैकेनिकल सॉर्टिंग होता है, तो मैकेनिकल सॉर्टिंग में क्या क्या प्रोसेस यूज हो सकता है वो भी जानो। तो पहला क्या है तुम्हारा, जो कि मैंने बताया, मैग्नेटिक सेपरेटर्स का यूज होना, मैग्नेटिक सेपरेटर्स इसका यूज करना। दूसरा क्या है, एक चीज यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एडी करंट, ये तो तुमने प्लस 2 में पढ़ा होगा, पता है कि नहीं सुदेश में, एडी करंट क्या होता है। अरे एडी करंट यार, एडी करंट नहीं पता है, भूल गए। एडी करंट, तेजल गुरु। सर सुना सुना ही है बस, ऐसे कुछ तो सर्कुलर सर्कुलर था, वो सर्किट बनता था, बस पता नहीं क्या है। देखो, जैसे कि तुम क्या करोगे, एक कॉयल है ऐसे के, अब उसको कनेक्ट कर दिए हो AC वोल्टेज से, तो उसमें क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ऐसे ही। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसमें, तो उससे क्या होता है,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, क्योंकि किसी भी वायर के साइड में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि तुमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो साथ साथ ही साथ चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट होगा तो क्या होगा, उससे करंट जनरेट होता है नीचे, यहाँ पे एक करंट ऐसे भी जनरेट होता है। अब उस करंट को क्या बोला जाता है, एडी करंट। अरे इंडक्शन, बेवकूफ तेजल, पता नहीं है घर में इंडक्शन यूज नहीं किया है अभी, यस हॉस्टल सर। में, हॉस्टल में यूज नहीं किए हो। किया है सर। तो फिर उसमें एडी करंट ही तो जरूरत पड़ता है, उसमें एडी करंट ही तो बनता है। यस। तो एडी करंट क्या है, एडी करंट इज ए लोकलाइज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन ए कंडक्टर, बट कैसे, बाई ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को तुम बहुत तेजी से चेंज कर रहे हो, कौन से मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत तेजी से चेंज कर रहे हो, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, वो जलेगा नहीं, वो भुनेगा नहीं, वो सिर्फ क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करके हेल्प करेगा किसको, खाना को गर्म करने में। जो कि तुम्हारा इंडक्शन में मैगी वैगी जब तुम बनाते हो तो इजीली वो बन जाता है। इसी सिद्धांत पे एडी करंट काम करता है। समझ में आया? तो इसकी जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये, क्योंकि ये एडी करंट क्या करेगा, ये हेल्प करेगा मटेरियल को अलग करने में। एडी करंट तुम्हारा मटेरियल को हेल्प करेगा अलग करने में। समझ में आया? तो ये रिपेल करता है, कौन, ये जो एडी करंट है, इट विल ट्राई टू रिपेल, किस चीज को रिपेल करेगा ये एल्यूमिनियम कैंस वगैरह जो नहीं होते वेस्ट में, जो हम तुम पी जाते हो, पेप्सी कोका कोला पिया है कि नहीं तेजल, पेप्सी यस कोका सर। कोला कैंस, हाँ जी अमूल कूल सर। पिया है कि नहीं सुदेशना, अमूल कूल पिया है सुदेशना, कूल कैफे, ये वही है। उन्हीं कैंस को क्या करता है, ये रिपेल आउट करता है। रिपेल मतलब इसके ऊपर से अगर पास होगा तो छिटक के गिरेगा, अलग हो जाएगा। एडी करंट सेपरेटर्स भी यूज होते हैं तुम्हारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज के दौरान, जो मैकेनिकल सॉर्टिंग होती है उसमें यूज। ठीक है, अब थर्ड जो ऑप्शन है उसमें क्या आता है, स्क्रीन एंड ट्रॉमल्स, स्क्रीन एंड ट्रॉमल्स। ठीक है, अब ये क्या है भाई, स्क्रीन एंड ट्रॉमल्स, ये तो तुमको स्क्रीन तो पता है ना, अरे स्क्रीन पर्दा, वो छेद वाला जिससे वो जो क्या बोले तो मच्छर अंदर नहीं घुसते घर की, वही स्क्रीन। तो वो क्या करेगा, छलनी की तरह काम करेगा ना, स्क्रीन का मीनिंग क्या है? वही छलनी, वो जो सूजी वगैरह जो छलनी से वो करते हो, स्कीमिंग करते हो, वही है, वही स्क्रीन है। मतलब वेस्ट को सेपरेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, तो दिखा देते हैं पिक्चर में, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। नानो बनाना तो हर जगह छाया हुआ है ना, नानो बनाना, कुत्ते को भी नानो बनाना पहना दे रहे। तुम पहनाए अपने बिल्ली को, क्या नाम है, सुदेश ने बनाया। ये है ट्रोमेल, देखो, समझ में आ रहा है? ये है ट्रोमेल, ऐसा होता है, पार्टिकल को फीड करोगे सेपरेट होके गिरते जाएगा, और ये हिलता रहता है बीच में, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो हिलता रहता है, रोटेट होता रहता है। इसको ट्रोमेल्स बोलते हैं, स्क्रीन एंड ट्रोमेल्स दोनों एक साथ यूज किए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक तो चक्री भी काट रहा है, एक स्क्रीन एंड ट्रोमेल्स भी है। समझ में आ गया? तो इसको यूज किया जाता है तुम्हारा सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है,
फिर आता है ऑप्टिकल सॉर्टर। ऑप्टिकल सॉर्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल सॉर्टर्स। अब ये क्या काम करेगा भाई? ऑप्टिकल सॉर्टर्स क्या हेल्प करता है कि उसमें लाइट यूज होता है, लाइट सेंसर्स यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने के। कि देखो अगर प्लास्टिक होगा तो वो लाइट को पास होने ठीक से देगा नहीं, दूसरा कोई वेस्ट होगा तो लाइट्स को पास करने देगा। तो ऑप्टिकल सॉर्टर उन्हीं चीज को सॉर्ट आउट करता है। वैसे प्लास्टिक्स या कोई भी दूसरा थिंग्स जो कि वेस्ट में है, जो कि लाइट को पास करने दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके बेसिस पे देखा जाता है। ऑप्टिकल सॉर्टर्स भी यूज होता है। इसके बाद तुम्हारा ग्राइंडर, क्रशर, बहुत सारा है भाई। साइज रिडक्शन के लिए तो बहुत सारा यूज रहता है। एक साइज के बेसिस में सॉर्टिंग था, अब साइज को रिड्यूस करना भी काम है किसका? हमारा फिजिकल प्रोसेस में साइज को रिड्यूस करना भी काम किया जाता है। अब साइज रिडक्शन में क्या क्या यूज होता है भाई? श्रेडर्स, फिर ग्राइंडर्स, एंड क्रशर्स। इन सबको यूज कर लो भाई। अब आता है कंपैक्शन। कंपैक्शन में क्या यूज करोगे? बेलर्स एंड कंपैक्टर्स। अब ये बेलर्स क्या है दिखाते हैं। ग्राइंडर क्रशर तो समझ रहे हो, उसको बता नहीं। बेलर्स और कंपैक्शन। अरे नहीं यार, बेलर्स नहीं, ब्लेजर कहाँ से आ गई? बक- बेलर्स है। हाँ, ये इसको बोलते हैं बेलर्स। ये सब तुम कहीं ना ऑब्जर्व जरूर किए हो, मैं तुमको बता रहा हूँ। ये देखो ना, ये नहीं जानते हो तुम? ऐसे इसके अंदर भर के इसको दबा दिया जाता था। ये तुम नहीं देखे हो? सब देखे हो, सब कहीं ना कहीं देखे हो। ये चीज नहीं देखे हो? चीपू, वो चिप्स बनाते टाइम अंदर घुसा के ऐसे गोल गोल काट कूट के श्रेडर्स फेंकता तो था ये देखा है लोग। सर। ये श्रेडर्स वो सब देखा है। चीजें देखे हो। दीज आर ओनली द मैकेनिकल सॉर्टर्स। ये वेस्ट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको बेलर्स बोला जाता है, रिसाइकलिंग बेलर्स इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है। अभी रिड्यूस करता है किसको? वॉल्यूम को दबा देता है, रिड्यूस कर देता है वॉल्यूम को, ताकि इजीली वो क्या हो सके, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का कॉस्ट बचे इन दोनों के लिए। ठीक है। अगर तुम खाली सॉलिड वेस्ट को जैसा आया वैसे ही भर के ले जाओगे तो उसके अंदर तो बहुत सारा हवा भरा रहेगा ना। अगर मैं प्लास्टिक बहुत सारा गिरा दूं एक जगह में तो बीच में क्या गैप नहीं रहेगा, हवा भरा रहेगा। अब उसको अगर कस के क्रश करके दबा दूं तो क्या हो जाएगा? तो ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है। तो ये कॉस्ट कटिंग में मदद करता है। कौन? कंपैक्शन के दो प्रोसेस, बेलर्स एंड कंपैक्टर्स। देन कम्स लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग वगैरह भी यूज होता है। लैंड फिलिंग वगैरह भी यूज होता है। लैंड फिल, तो माइनिंग इलाके में, लैंड फिलिंग इन माइनिंग इलाके। अब इसमें क्या है भाई? क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो कि तुमने लैंड फिलिंग करना है। लैंड फिलिंग क्यों करना है? कि तुमने क्या किया है, कोई माइनिंग इलाका है, माइनिंग इलाका है और तुमने वहां से ना बहुत खोद खोद के निकाल दिया है, क्या जमीन निकाल दी। ठीक है, सपोज करो ये माइनिंग इलाका है और यहाँ से तुमने खोद खोद के इस जमीन को बाहर निकाल। तो ये क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा ये जगह। अब इसमें क्या करोगे तुम? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भर दोगे तो क्या होगा? वो इजीली डिकम्पोज होकर सॉइल भरने की प्रोबेबिलिटी है। नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं भर सकते। बायोडिग्रेडेबल भर दोगे तो इजीली भर के वो हो जाएगा डिकम्पोज और फिर से सॉइल बन जाएगा। बट अगर दूसरा कोई चीज डाल दोगे तो प्रॉब्लम है ना। तो वही चीज कर रहे हैं कि इसको वेस्ट, वैसे वेस्ट से डाल देंगे जिस वेस्ट को क्या होगा, कंबस्टिबल होगा, मतलब जो अच्छे से कंबस्ट भी हो जाए,
जल जाए, कोई दिक्कत हो तो वैसे चीजों को डाल देगा किसमें, लैंडफिल माइनिंग साइट्स में डाल देगा, ताकि ये इजीली क्या हो जाए, तुम्हारा भर जाए। ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल और थर्मोकेमिकल प्रोसेस भी होते हैं। बायोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस भी होते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस के नाम बता सकते, क्या सुदेश है? Incineration of the biochemical. Biochemical composting. बताओ बायोकेमिकल प्रोसेस। Composting. हाँ, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में भी कोई टाइप्स है। Vermicomposting. हाँ, और बर्मी कंपोस्टिंग तो समझ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज, और क्या? Biocomposting नहीं sir. देखो, एनारोबिक डाइजेशन भी होता है, एनएरोबिक डाइजेशन, जो कि तुम बायोगैस जनरेट करते हो, पता है बायोगैस का प्रोसेस Yes sir. जनरेट होता है, Yes sir. तो Yes. उसमें एनएरोबिक डाइजेशन होता है, अच्छे से कवर कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को बायो मिथानिएशन भी बोलते हैं, कि उसमें मीथेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एनारोबिक डाइजेशन भी एक प्रोसेस है इसमें, इसके अंडर में। एक तो तुमने बोला कंपोस्टिंग, या ऑब्लिक लिख लो वर्मी कंपोस्टिंग, जो भी है, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, ये एक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, एन एरोबिक डाइजेशन, उसको बोलते हैं बायो मिथानेशन। ये भी एक प्रोसेस है। सेकंड आता है तुम्हारा वेस्ट टू एनर्जी। इसमें क्या है, इंसिनेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, ये सब प्रोसेस पता है ना। इंसिनेशन में क्या होता है, Yes sir. तुम हाई टेम्परेचर में Right. वेस्ट को जला के उससे हीट चला दो. जनरेट करोगे, फिर उससे स्टीम प्रोड्यूस करोगे, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा ही नहीं, खाली इंसिनेशन खाली जलाने का नाम है। जलाने के बाद उससे जो हीट जनरेट होगा, उससे स्टीम प्रोड्यूस होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ठीक है, ये उसका काम, इंसिनेशन प्रोसेस काम। पायरोलाइसिस में क्या करोगे, ऑर्गेनिक मैटर को जलाओगे तो कंबस्टिबल गैस निकलेगा, लिक्विड ऑयल निकलेगा, और सॉलिड पायरोलाइसिस में। गैसिफिकेशन में क्या होता है, पार्शियली जलाया जाए, पार्शियली उसको जलाया जाता है, किसको, वेस्ट, बहुत ही कंट्रोल्ड वे से जलाया जाता है। लेकिन इसमें जो यूज होता है गैस, वो गैस का नाम तुम्हें पता होना चाहिए। कभी कभी पूछता है, दैट गैस इज कॉल्ड एज सिंथेटिक गैस, किसमें, पायरोलाइसिस। सिंथेटिक गैस यूज होता है जिसका दूसरा नाम है सिन गैस। अब बता सकते हो ये सिन गैस क्या होता है? Carbon monoxide or hydrogen. CO plus क्या? H2. Carbon monoxide or H2. कार्बन CO or मोनोऑक्साइड, H2O। hydrogen. H2. H2. Hydrogen. तो ये क्या होता है, H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, लेकिन कभी कभी, जरूरी नहीं है, कभी कभी इसमें, कभी कभी CO2 और CH4 भी देखा गया है, और N2 भी देखा है। इनमें कभी कभी ये चीज भी देखा गया है, क्योंकि सिंथेटिक गैस है ना, कुछ भी बन सकता। ठीक है, सिंथेटिक गैस जो है वो कुछ भी बन सकता है। तो जो गैस, ऑयल, कोल, और कोई भी बायोमास को अगर तुम पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड करोगे, पार्शियली ऑक्सीडाइज, फुल्ली नहीं, पार्शियली ऑक्सीडाइज करोगे, तो दो ही कंपाउंड निकलेंगे, दैट इज CO एंड H2। H2O नहीं, H2। ठीक है, अब उससे तुम अलग अलग तरीके के कंपाउंड भी आगे चल के बना सकते हो। तो ये क्यों चाहिए, ये कार्बन फीडस्टॉक,
फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस एज वेल एज रिन्यूएबल लाइक बायोमास एंड वेस्ट से भी निकलता है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में जानना चाहिए, कौन पायरोलाइसिस में ये रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पता चल गया। और क्या होगा? और किस वे से करेंगे? गैसिफिकेशन हो गया, ये तो गैसिफिकेशन, ये गैसिफिकेशन है। इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस। इंसिडेंस हो गया। अब एक खतरनाक चीज है जिसको पढ़ना जरूरी है, दैट इज आरडीएफ, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल्स। इसमें क्या होता है? कंबस्टिबल पोर्शन ऑफ वेस्ट को लिया जाता है, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, इनको क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है और कैसे में कन्वर्ट किया जाता है? फ्यूल पैलेट या ब्रिकेट। अभी दिखा देता हूँ, जैसे आरडीएफ फ्यूल पैलेट एंड ब्रिकेट। ये है, प्लास्टिक से बना है देखो, लेकिन ये जलता बढ़िया है। बना प्लास्टिक से है लेकिन जलता बहुत बढ़िया है। ये मत सोचो कि ये नहीं जलेगा। प्लास्टिक को श्रेड करके पूरा एक्सट्रीम लेवल तक लेके उसको क्या किया जा रहा है? इस तरीके के फ्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। सोचो कितना बढ़िया जलेगा ये सब जल के ना, तो तुम्हारा वो बनाएगा, फ्यूल से एनर्जी जनरेट करके देगा। तो वेस्ट से ये भी बनता है। ये तो पूरा कोयला जो गैंठा होता है बिहार में, जिसको यूज किया जाता है, उसी की तरह तो है। गोबर को जब सुखा के उसको जला सकते हो और उससे पैदा कर सकते हो क्या? हीट एनर्जी। करते तो है यार, पहले जमाने में नहीं करते थे क्या? गाय जो पाल रहे होते थे वो क्या बनाते थे? गैंठा तो बनाते थे, वो जो गोल उपले से नहीं यस बनाते थे? सर। वो तो यस सर। आज भी बनता यस है बहुत सारे सर। स्टेट्स में। यूपी में नहीं देखे होते जल भरे पड़े होगा वो तो। गाय हाँ गोबर जी कर सर। देती है, उसको लेके घर के थपले थपले में लगा के रोटी की तरह उसको बना के सेक देते हैं एकदम से। हाँ सर, हाँ। तो वो दो दिन में तो वो बन जाता था, और उसके चूल्हे में लगा के उसको बढ़िया से यूज करते हैं, आज भी करते हैं गाँव में आजकल तो। तो ये वही है, उसी तरीके का चीज है। अभी प्लास्टिक में किया जा रहा है, इंडस्ट्री में किया जा रहा है। गोबर नहीं है इसमें, प्लास्टिक यूज है। लेकिन ये उस लेवल तक उसको माइक्रोफाइन कर दे रहे हैं कि उसको यूज किया जा सके फ्यूल की तरह। ठीक है, तो ये सब रिकवरी, रिसाइकलिंग, कन्वर्जन प्रोसेस जो है, ये तुम्हारा यूज होता है किसमें? मटेरियल रिसाइकलिंग में। ठीक है, अब इसके बाद आएगा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग। ठीक है, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग आएगा। तो रिसाइकलिंग कैसे करेंगे प्लास्टिक का? बहुत सारी जगहों पे प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होता है। तो रिसाइकल्ड प्लास्टिक तो समझते हो ना, नया बोतल बनाने में यूज नहीं होगा। आजकल तो वो वैन भी लगता है, तुमने देखा होगा स्टेशन वगैरह में, वैसे तो देखा होगा क्या? प्रयागराज गए हो तेजल? हाँ सर, गई हूँ। हाँ, तो वहां पे स्टेशन में देखना, वो लगाए रहते हैं बड़े बड़े वैन, जिसमें क्या है, वो रेल नीर को अंदर डालने से दो पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट से तुम शर्ट, टी शर्ट ये सब खरीद सकते हो। वो आजकल नहीं है, वो प्लास्टिक को डालो अंदर मशीन में और उसमें से कुछ कूपन वगैरह मिलते हैं। हम्म। तो आजकल ये सब फीचर आ चुका है बड़े बड़े स्टेशनों में। प्लास्टिक जो रेल नीर के बोतल से या अलग कोई किस्म के प्लास्टिक से उनको रिसाइकल किया जा सकता है। तो दिस इज हैपनिंग। तो वो सारे वैसे ही तो हो रहे हैं, उसके अंदर क्रशर है, वो क्रश करके चला जाता है। वैसे रिसाइकल बोतल सारे के सारे प्लास्टिक जितने भी, वो सब क्या हो जाते हैं? रिसाइकल हो जाते हैं। अब किस तरीके से रिसाइकल होंगे? आइधर उनसे नया बोतल बनाओगे, नहीं तो क्या करोगे, कोई कंटेनर टाइप का बनाओगे प्लास्टिक के, नहीं तो रोप्स बनाओगे। रोप्स भी बना सकते, पतले पतले प्लास्टिक के रोप्स बना सकते हो। जो रोप्स नहीं होते हैं तुम, अरे समझ रहे हो ना, कपड़े सुखाने के लिए रोप्स, देखे नहीं हो? यस प्लास्टिक सर। के रोप्स भी यस तो सर। आते हैं ना, प्लास्टिक के रोप भी यस आते सर। हैं।
तो उसको तोड़ के धागे की तरह भी तो बना सकते हो, प्लास्टिक के रोप बना सकते हो। या तो उसको बनाओगे क्या, वो जो क्या बोले तो स्क्रू ड्राइवर के पीछे लगा दो, पन्ना के पीछे लगा दो, कुछ ना कुछ करके उसको लगा दो प्लास्टिक की तरह पीछे हैंडल की तरह। हैंडल्स में भी तो प्लास्टिक यूज होता है। तो उसमें ये सब रिसाइकलिंग वगैरह जितने भी है वो सब यूज हो सकते। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, मोस्टली जो रिसाइकल होने वाले जो प्लास्टिक्स हैं वो दो टाइप्स, जो सबसे ज्यादा रिसाइकल होते हैं वो दो ही टाइप होते हैं। एक है तुम्हारा HDPE और एक है पेट। HDPE का फुल फॉर्म क्या है, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, समझे, पॉली इथाइलिन, हाई डेंसिटी। और ये क्या है, इसमें शुरू से ही पी है तो पॉलीइथाइलिन पहले लिखोगे, लेकिन ईटी क्या हो जाएगा, ईटी नहीं, पॉली पीई के लिए पॉलीइथाइलिन आ जाएगा। टी क्या हो जाएगा, टेराफ्थैलेट। तो ये दो टाइप से पॉलीथीन, यही कॉमनली रिसाइकल, दूसरी चीजें नहीं होते हैं, ये चीज याद रखना। इसी तरीके से पेपर है, कार्डबोर्ड है, ठीक है, वो सब भी रिसाइकल हो जाता है। पेपर कार्डबोर्ड तो होता ही हो, तो तुमको पता ही है, वो तो पता ही है यार, वो तो यूज्ड वाला वेस्ट वाला पेपर से भी तो बना हुआ कॉपी मिलता है आजकल, उसमें कौन सा बड़ा बात। फिर ग्लास आया, ग्लास भी ब्रोकन रीमोल्डेड जार्स वापस से बनाए जाते हैं। मेटल समझ रहे हो, मेटल को मेल्ट करके वापस बनाया जा सकता है। लास्ट में आएगा तुम्हारा ई वेस्ट। अच्छा बताओ, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? right. क्या तेजल, हेलो तेजल, हाँ कितना जी गोल्ड सर। खरीद ले, गोल्ड खरीद लियो दबा के? सर 1 लाख से ऊपर है फिलहाल तो। तुमने कितना गोल्ड खरीदा है पूछ रहे अभी हो? तो नहीं खरीदा सर। गोल्ड वोल्ड खरीदा करो यार, कंगाल हो जाओगे, नहीं तो क्या चलेगा तुम्हारा। तो जैसे ही पता नहीं था गोल्ड, ना एकदम बढ़ जाएगा। गोल्ड का जैसे भाव बढ़ रहा है, उसी तरीके से सिल्वर का भी बढ़ रहा है। ये मत सोचो कि खाली गोल्ड का बढ़ रहा है। तो गोल्ड ऑल टाइम हाई 30, चल रहे हैं दोनों। गोल्ड 30% अगर दिया है इस साल रिटर्न, तो सिल्वर दिया है 61% का रिटर्न। अब ये सिल्वर 61% का रिटर्न क्यों दिया है, उसके पीछे का कारण समझो। सिल्वर जो है वो यूज होता है तुम्हारा जो फोन का जो चिप है ना, जो मदरबोर्ड है, जो लैपटॉप के अंदर के जो अच्छे अच्छे वायर्स लगे हैं ना, उस सब के सब क्या है, सिल्वर के बने हुए। इसीलिए तुम्हारा सिल्वर का जो डिमांड है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, वो बहुत हाई रेट में। ठीक है। और इस समय पे एनवीडिया जो कंपनी है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ग्राफिक्स कंपनी है, जिसको यूज करके तुम लोग नैनो बनाना, पैनो बनाना जो बना रहे हो तुम लोग, वो कैसे बन रहा है, सुपर कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स में क्या लग रहा है, चिप्स लग रहा है। तो कोई भी चिप्स अगर है, उस चिप्स में क्या चाहिए, सिल्वर चाहिए। तो सिल्वर का डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। यूएसए का जो सबसे बड़ी कंपनी वो तो एनवीडिया ही है आज के डेट में, और कोई एक बड़ी कंपनी नहीं है, एनवीडिया है। एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी है। और 2022 की बात बोलूं तुमको, 2022 में उसका क्या भाव था, 2022 में वो सिर्फ $15 का था। उसका एक शेयर $15, आज वो शेयर $235 का। सिर्फ अरे 3 साल में, 3 साल में $235, $15 से 235। तो सोचो कितनी बड़ी कंपनी इतने जल्द समय में बनी हो। कोई नहीं कर पाया उसका मुकाबला, इतना तेजी से बढ़ रहा है। क्यों भाई, कंप्यूटर लैपटॉप जमाना ही उसी का है। तो पूरा पूरा चीज ही उसी चीज पे बना हुआ है। फेसबुक मेटा, किसको नहीं चाहिए कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के उनका सर्वर ही क्रैश कर जाएगा।
हैंडलिंग के लिए पूरा का पूरा चिप, ग्राफिक्स ग्राफिक्स सब चाहिए उनको। तो ये जो तुम पिक्चर देख पा रहे हो, मेरा चेहरा तुम्हारा चेहरा, वैसे तो दोनों दिख नहीं रहे हो, पिछले कितने दिन से नहीं देख रहे हो तुम दोनों का शक्ल, दिख तो रहे नहीं हो तुम दोनों। दूसरा चीज है, ये दिख गई हंस रही है, दूसरी वाली कहाँ है, तेजल गुरु, कहाँ ये छिप गई है तेजल। हो गया सर। हो गया, चश्मा कहाँ है तुम्हारा, आज सर चार आंखें, पता नहीं। आज चार आंखें नहीं पकड़ी है। चलो, मैं ये बोला हूँ कि जितना भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, जो तुम देख रहे हो, अपना चेहरा, मेरा चेहरा, या जिसका भी चेहरा है देख रहे हो, तो वो जो पिक्चर तुमको दिख रहा है, वो दिख क्यों रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में ग्राफिक्स लगा। अगर ग्राफिक्स कार्ड ना हो तो ये चीज नहीं दिखेगा तुम्हें। और ये ग्राफिक्स बनाने के समय तुमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी एनवीडिया की, जो ग्राफिक्स होती है उसकी जरूरत पड़ेगी, या इंटेल की ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी, किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप। फोन पे भी ग्राफिक्स कार्ड होता है, तो ग्राफिक्स के बिना चलेगा नहीं। तो ग्राफिक्स को क्या चाहिए, ग्राफिक्स को चाहिए चिप्स, और चिप्स को क्या चाहिए, सिल्वर। इसलिए सिल्वर का अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है। तो ई वेस्ट में सिल्वर अगर मिल रहा है, गोल्ड चीजें मिल रहा है, तो उनको जरूर रिसाइकल करना जरूरी है। ठीक है, यही चीज समझाया जा रहा है। इस चीज को समझ के रखना है कि सिल्वर को भी रिसाइकल किया जाता है। ओके, तो ये चीज हम जान लिए। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स, जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा ना डिटेल में पढ़ेंगे, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोमेथेनेशन, ये सब एक लाइन टू लाइन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ के hazardous वेस्ट का कहानी कर देंगे खत्म। और अगले क्लास में ये यूनिट, ये नहीं, अगले क्लास में ये यूनिट खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं है। ई वेस्ट क्लासिफिकेशन, मेथड्स फॉर हैंडलिंग, फायर सोर्स, कंपोजिशन, यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये अगले क्लास में खत्म कर देंगे, इसमें कुछ नहीं बचा। तो ये यूनिट खत्म। इसके बाद बायो जाएंगे, इसके बाद अब कुछ नहीं देखेंगे, इधर उधर किधर भी दिमाग नहीं घुमाएंगे, सीधा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो दशहरे से पहले इन्वायरमेंटल बायोलॉजी खत्म ही कर देंगे, ताकि दशहरे में थोड़ा तुम लोग 4-5 दिन मजे कर लो। उसके बाद अष्टमी नवमी के बाद फिर तुम्हारा 8th यूनिट शुरू किया जाए। 2 तारीख के बाद ही शुरू करेंगे, और क्या है? बोलते हो तो 4 दिन को दे देंगे, लेकिन 26 तक क्लास करूंगा, उसके बाद बंद करूंगा। 27, 28, अगर करूंगा तो 28, 29, 30, 1, इतना तक छुट्टी करेंगे, 4 दिन कर देंगे। ठीक है सर। ज्यादा तो 4 दिन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन उसमें टेस्ट दे देना यार, टेस्ट जरूर दे देना। प्लानिंग तो है 5 अक्टूबर तक खत्म करने का था, बट उसको घुमा फिरा के 10 तक करना पड़ेगा, 10 अक्टूबर तक ही खत्म करना है। तो 10 अक्टूबर तक खत्म करके उसके बाद हम पेपर 1 पढ़ेंगे। और टेस्ट, भाई टेस्ट तो अब करना ही है। अब आ रहे हमारे पास सिर्फ 3 संडे, 3 संडे प्रॉपर लंबा डिस्कशन करना है। ठीक है, अब कल है संडे, कल की जो क्लास है थोड़ा लंबा खींचेंगे, 7 बजे से चलेगा 9 बजे तक, उसको पूरा ही कंप्लीट कहानी करके खत्म करें। ठीक है, तो कल थोड़ा लंबा खींच लेंगे 2 घंटे, ताकि ये यूनिट भी खत्म हो जाए, और हम लोग अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस बना लें। सर कल की क्लास 8 से हो सकती है क्या? 8 से करेंगे तो फिर वही 10 बज जाएगा। चलो ठीक है, 8 बजे कर लेंगे, या 8:15 या 8:30 तक कर लेंगे बस। ठीक है, लेकिन थोड़ा पहले करेंगे, ताकि 1 घंटा इधर खींच ले और 1 घंटे में पूरा क्वेश्चन पढ़ ले। कल मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, मैं ही डिस्कस करूंगा, ताकि थोड़ा और तुम लोगों का दिमाग खुल जाए। ठीक है सर। ठीक है।